हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट 99 में। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 13 और 14 जून से संबंधित करंट अफेयर के बारे में तथा ऐसे क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 14 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, विश्व जल संरक्षण दिवस। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर है विश्व रक्तदाता दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। बात करें हम कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में दोस्तों आपको बताऊं तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस दोस्तों 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 11 जुलाई, 13 जून, 7 दिसंबर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 13 जून। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। कौन सा? भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है और 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जून को। 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है और 9 अगस्त को दोस्तों विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनिसेफ की सहायता से जो इस साल जो रिपोर्ट जारी हुई है, उसके अनुसार दुनिया भर में बाल श्रमिकों की जो संख्या है वो 16 करोड़ हो गई है। अभी जो हाल ही में जो 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जो थीम रखी है, यह थीम है अभी कार्रवाई करें, बाल श्रम समाप्त करें। यह अभी इसकी थीम रखी गई थी 2021 में। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन से राज्य को सुप्रीम कोर्ट ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना तुरंत लागू करने को बोला है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य को सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए हाल ही में बोला है कि आप तुरंत वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करिए, क्योंकि इसमें 32 राज्य शामिल है और अधिकतर सभी राज्यों में यह योजना लागू हो चुकी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी तक नहीं हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए बोला है कि आप जल्दी से जल्दी ये योजना लागू करिए। तो आपको दोस्तों बता दूं कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पर काम करने वाला या लागू करने वाला देश का जो पहला राज्य है वह छत्तीसगढ़ था। इस हमारे देश में वन राशन कार्ड में देश के अभी मैं बता ही चुका हूँ कि 32 राज्य शामिल है इसमें। अगर दोस्तों पश्चिम बंगाल के बारे में बात करें, जिसने अभी यह योजना लागू नहीं की है, इसके बारे में कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं कि पश्चिम बंगाल की दोस्तों जो राजधानी है वह कोलकाता है। इसके जो मुख्यमंत्री है वह सुश्री ममता बनर्जी है और यहाँ के जो राज्यपाल है श्री जगदीप धनखड़ है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पश्चिम बंगाल की दोस्तों लोकेशन भी देख लो, यहाँ पर बांग्लादेश है
ये यहाँ पर भूटान है, इधर ये म्यांमार है दोस्तों पूरा। ये हमारे भारत के पूर्व में स्थित पश्चिम बंगाल के लोकेशन है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा इसके समीप ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 एवं 13 जून को किस सम्मेलन को डिजिटल माध्यम से संबोधित किया? अभी हाल ही में 12 और 13 जून को नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने किस शिखर सम्मेलन को डिजिटल माध्यम से संबोधित किया है? तो आप आंसर बताइए। विश्व शिखर सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, G7 शिखर सम्मेलन या पृथ्वी गुटनिरपेक्ष सम्मेलन? तो दोस्तों इसका सही आंसर है G7 शिखर सम्मेलन। G7 जो समिति है, पीएम मोदी का ने अभी इसमें संबोधित किया है 12 और 13 जून को। तो पीएम मोदी ने इसमें एक मंत्र या एक बात कही है, वन अर्थ वन हेल्थ के बारे में चर्चा करी है तथा वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने में सहयोग की अपील की है। ये देख चुके दोस्तों, ये पूरी मीटिंग हुई थी G7, अलग अलग देशों के सब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति इसमें शामिल है। सभी ने मास्क नहीं लगाया है क्योंकि यह अपनी वैक्सीनेशन पावर पर उनको भरोसा है या इनकी वैक्सीनेशन पावर अच्छी है, इसलिए सभी ने यह मास्क नहीं लगा के पहला एक ऐसा समूह बना है जिसमें मास्क नहीं लगाए वर्तमान में। तो यह इन्होंने इसलिए नहीं लगाया है कि यह दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमारी वैक्सीनेशन पावर अच्छी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। G7 के बारे में दोस्तों आपको बता दूं कि G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी कथित विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। यानी कि दोस्तों G7 में यह 7 देश शामिल है। इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहा जाता है। G7 का कोई औपचारिक संविधान या एक निर्धारित मुख्यालय नहीं है। G7 की स्थापना की दोस्तों बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है? गीता फोगाट, बबीता फोगाट, विनेश फोगाट या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट ने हाल ही में जो 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, यह विनेश फोगाट का फोटो देख पा रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम पोलैंड के बारे में बात करें, जहां पर अभी यह प्रतियोगिता हुई थी जिसमें 53 किलो भार वर्ग में विनेश फोगाट ने गोल्ड जीता है। तो पोलैंड के बारे में दोस्तों आपको बता दूं, ये पोलैंड की लोकेशन है। ये हमारे एशिया महाद्वीप है, इधर ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये हमारा आर्कटिक ओशन, इधर ये अटलांटिक ओशन। तो जो पोलैंड है इसके समीप ही प्रसिद्ध यह काला सागर है। मैं आपको सर्कल बना के देता हूँ, ये काला सागर जो प्रसिद्ध है। दोस्तों पोलैंड के बारे में आपको बताऊं कि यहाँ के जो राष्ट्रपति है ये एंड्रेस डूडो है, यहाँ की राजधानी वारसा है और यहाँ की करेंसी ज्वाल्टी है। दोस्तों मेन चीज़ तो हमें ये याद रखनी है कि जो हमारी भारतीय महिला पहलवान है, इन्होंने पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इनका नाम विनेश फोगाट है। पोलैंड की लोकेशन और राष्ट्रपति राजधानी करेंसी के बारे में आपको बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, निर्माण क्षेत्र का पूरी तरह से डिजिटल होने वाला पहला संगठन कौन बना? राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, उपरोक्त सभी? दोस्तों इसका सही आंसर है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, यह पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने यूनिक क्लाउड आधारित एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बिग डाटा एनालिटिक्स
प्लेटफॉर्म डाटा लेक एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए लॉन्च किया है। अब एनएचएआई के कर्मचारी बिना किसी शारीरिक संपर्क और भौतिक रूप से फाइलों को छुए बगैर बिना किसी डर के काम कर सकते हैं। एनएचएआई यानी दोस्तों नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसके बारे में कुछ फैक्ट बता दूं कि हमारे वर्तमान में केंद्रीय सड़क परिवहन सॉरी और राजमार्ग मंत्री जो कौन है वर्तमान में, तो वह नितिन जयराम गडकरी है। वर्तमान में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री कौन है दोस्तों, तो नितिन जयराम गडकरी। और इसकी स्थापना कब हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो सुखबीर सिंह संधू इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, लद्दाख, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में बाल श्रमिक को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर शुरू की गई। इस योजना के तहत सरकार चयनित लड़कों एवं लड़कियों को क्रमशः 1,000 रुपये और 1,200 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। राज्य में 57 जिलों के कुल 2,000 बच्चे बाल श्रम विद्या योजना के पहले चरण में लाभान्वित होंगे। और बाल श्रम अभी निषेध दिवस दोस्तों 12 जून को मनाया गया है, तो उस मौके के अवसर पर यह योजना लागू की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश की लोकेशन बता दूं, तो यह उत्तर प्रदेश की लोकेशन है जो भारत के पूर्व में स्थित है। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी दोस्तों वह लखनऊ है। यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में योगी आदित्यनाथ है और यहाँ के जो राज्यपाल है वह आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल दोस्तों मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल है। इन्होंने यहाँ का एडिशनल चार्ज ले रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, छात्रावासों के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा छात्रावासों के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। एसटी एंड एससी कल्याण विभाग ने राज्य के सभी आदिवासी छात्रावासों के बुनियादी ढांचे, सुविधा और मानव संसाधन को समान मानक प्रदान करने के लिए मिशन सुविधा परियोजना शुरू की है। उड़ीसा के बारे में दोस्तों हम चर्चा करें तो यह उड़ीसा की लोकेशन है। यह हमारा बंगाल की खाड़ी है और यह हमारा पूरा हिंद महासागर या इंडियन ओशियन है। उड़ीसा के बारे में कुछ फैक्ट के बारे में चर्चा करें दोस्तों कि जो उड़ीसा की जो राजधानी है वह भुवनेश्वर है और वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वह नवीन पटनायक है। और उड़ीसा के जो वर्तमान में राज्यपाल है वह कौन है, तो वह गणेशी लाल है। तो आपको दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी को बता दूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चर्चा करेंगे हम कि हाल ही में 2021 का पेन प्रिंटर पुरस्कार किसने जीता, मैगन मैगडाविल, सितसी डांग, रेम्बगा, बेंजामिन लवातूत, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में 2021 का जो पेन प्रिंटर पुरस्कार है वह सितसी डांग रेम्बगा ने जीता है। यह जिम्बाब्वे की लेखिका है दोस्तों, सितसी डांग रेम्बगा। इन्होंने यह पेन प्रिंटर पुरस्कार जीता है। इसके बारे में कुछ फैक्ट देखते दोस्तों कि जिम्बाब्वे की जो लेखिका है सितसी डांग रेम्बगा, जिन्हें बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था तथा जिन्हें पिछले साल भ्रष्टाचार के विरोध में गिरफ्तार भी किया गया था, को उनकी पुस्तक एबिलिटी टू कैप्चर एंड कम्युनिकेट विडल ट्रूथ इवन एमिड्स टाइम ऑफ अपहेवल के लिए प्रिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पेन प्रिंटर पुरस्कार के बारे में दोस्तों हम बात करें कि स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 2009 में की गई थी।
नोबेल पुरस्कार विजेता नाटककार हेराल्ड पिंटर की स्मृति में इसकी स्थापना की गई थी। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष नाटकों, कविताओं, निबंधों, उत्कृष्ट साहित्य योग्यता के उपन्यास अंग्रेजी में लिखे गए एक महत्व निकाय के तहत लेखकों तथा कवियों को दिया जाता है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एशियाई शेरों की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? भारत में एशियाई शेरों की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 32%, 29%, 20%, 19%। दोस्तों इसका सही आंसर है 29%। भारत की एशियाई शेरों की आबादी पहले 523 से बढ़कर 674 हो गई है, जो कि 29% की बढ़ोतरी है। यानी कि दोस्तों पहले 523 थी, अब 674 हो गई है। यानी कि भारत में एशियाई शेरों की संख्या 29% बढ़ गई है। अगर हम देश में सबसे ज़्यादा बाघ की बात करें तो सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में है, तो वह मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में जो बाघों की संख्या 526 है। और दूसरे नंबर पर आता है कर्नाटक। कर्नाटक में बाघों की संख्या 524 है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर करें तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।